Good morning, dear students. It's Betul Tyagi in front of you. This is class 12th physics. Today we will start our topic from electric field intensity at any point on the axis of a uniformly charged ring. Dear students, ये कोई रिंग है, ठीक है, इस टाइप से कंसीडर कर सकते हैं. यहाँ पर ये कोई रिंग है, ठीक है. ये यदि ये हमारा बोर्ड का एक प्लेन है, ठीक है. इसके इस टाइप से हमको ये एक रिंग दिख रही है. इसकी एक्सिस पर कहीं, चाहे तो इधर या फिर इधर, ठीक है, उस पर हमें कहीं किसी एक पॉइंट पर हमको फील्ड फाइंड आउट करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है. वी हैव टू फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है, ऑन द एक्सिस ऑफ अ लूप, ओके, और द चार्ज रिंग, ठीक है. ये हमारा कंसीडर सर्कुलर लूप ऑफ वायर ऑफ नेग्लिजिबल थिकनेस ऑफ रेडियस ए. हम एक लूप कंसीडर कर रहे हैं किसी वायर का जिसकी थिकनेस नेग्लिजिबल है. नेग्लिजिबल मतलब कि ऑलमोस्ट जीरो, एग्जैक्टली नॉट जीरो बट ऑलमोस्ट जीरो, ठीक है, बहुत ज़्यादा थिन है. अब उसका जो रेडियस है, इस ऑब्वियसली यदि लूप है तो इसका कुछ ये सरकमफ्रेंस है, ये सरकमफ्रेंस है इसका, ठीक है. तो इसकी रेडियस होगी कुछ ये यहाँ से यहाँ तक रेडियस होगी, फिर यहाँ से यहाँ तक रेडियस होगी, टोटल यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा, डायमीटर. ये डायमीटर होगा, ये रेडियस होगी इसकी, ये भी रेडियस होगी. रेडियस मीन सेंटर से सरकमफ्रेंस तक की डिस्टेंस जो होती है हमको पता होता है. किसी सर्कल के लिए वो क्या होती है, उसकी रेडियस होती है. और ये हमारा जो लूप है वो सर्कुलर है, मीन्स इसके सेंटर ओ से और इसका सरकमफ्रेंस तक की जो डिस्टेंस है वो इसकी रेडियस होगी, और वो है हमारी ए. ये आपको फिगर में दिख रही होगी, ओ सेंटर एंड द सेंटर ओ हेल्ड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर. ये जो है, जो प्लेन है उसके परपेंडिकुलर, जो हमारा प्लेन ऑफ पेपर है, आपने कंसीडर कीजिए कोई बुक है, उसका जो प्लेन है उसके परपेंडिकुलर रखा हुआ है, ठीक है. लेट द चार्ज क्यू इज डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली ओवर इट्स सर्कमफ्रेंस. चार्ज क्यू हमने पूरी रिंग को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया. इस पूरी रिंग को हमने चार्ज क्यू डिस्ट्रीब्यूट कर दिया और वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है. ऐसा नहीं है कि यहाँ पर ज़्यादा, यहाँ पर कम, यहाँ पर ज़्यादा, यहाँ पर कम, कहीं ज़्यादा कहीं कम, ऐसा कुछ नहीं है. यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ओके. वी हैव टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट पी ऑन द एक्सिस ऑफ लूप. ये इसकी एक्सिस है, सेंटर, ये हमारा लूप है, इसका ये सेंटर है. सेंटर से इधर कोई एक्सेस होगी या फिर इधर एक्सेस होगी. जैसे कि आपने देखा होगा, बेसिकली आप ने ट्रक के टायर्स होते हैं या फिर आपकी बस के टायर्स होते हैं, आपकी गाड़ी जो होती है, फोर व्हीलर जो होती है, उनके टायर्स होते हैं, और जो रिम को कनेक्ट कर रहा होता है एक एक्सेस होती है, जिसे हम बेसिकली एक्सल बोल देते हैं, ठीक है ना. वो क्या है, उसकी एक्सेस है, ठीक है. तो यहाँ पर हमें उसकी एक्सेस पर, ये कोई रिंग है, इसकी एक्सेस पर यहाँ कहीं किसी एक पॉइंट पर ये रिंग है, सर्कुलर रिंग है, इसकी एक्सेस पर कहीं पर हमको फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है. लेट अस कंसीडर कि कुछ डिस्टेंस पर, आर डिस्टेंस पर, स्मॉल आर डिस्टेंस पर कोई पॉइंट पी है जहाँ पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है इस लूप के कारण, ठीक है. तो यहाँ पर हम कंसीडर कर सकते हैं where OP equals to R. O से P तक की जो डिस्टेंस है that is R, स्मॉल r डिस्टेंस है. Let us consider a small element AB. हमने एक छोटा सा एलिमेंट AB कंसीडर कर लिया. ये रहा जो शेडेड है पार्ट इसका, वो AB है, ये A है इधर, इधर B है, ठीक है. और इस AB की जो लेंथ है that is DL. If length of AB is DL and point C is the center. इसका जो पॉइंट C, इसका जो सेंटर है, मान लीजिए ये इतना बड़ा लेंथ एलिमेंट है सपोज करने के लिए, तो इसका भी तो कोई मिड पॉइंट होगा. सेंटर का मतलब मिड पॉइंट, ठीक है. यहाँ पर इसका जो मतलब है, सेंटर का मतलब यहाँ पर क्या है, सेंटर का मतलब यहाँ पर मिड पॉइंट, ठीक है. ध्यान रखने की बात है, ऑफ एलिमेंट नॉट द रिंग. ये जो सी सेंटर है ये रिंग का सेंटर नहीं है, ये इस जो लेंथ एलिमेंट लिया उसका सेंटर है, यानी कि उसका मिडिल पॉइंट है, ठीक है. सिमिलरली हम एक लेंथ एलिमेंट इसके जस्ट डायमेट्रिकली अपोजिट ले सकते हैं. डायमेट्रिकली अपोजिट का मतलब है जो डायमीटर है, मानकर चलिए ये कोई इस टाइप का रिंग है, ठीक है, ये कोई रिंग है, और जो ये मार्कर है ये इसका डायमीटर है, ठीक है. तो यदि एक एलिमेंट हमने यहाँ पर ले लिया, जहाँ पर मैं फिंगर्स को
इस टाइप से कर रहा हूँ, ठीक है। एक एलिमेंट यहाँ ले लिया तो दूसरा एलिमेंट जहाँ मेरे थंब मूव कर रहे हैं यहाँ पर होगा, ठीक है। बात क्लियर है। सो डायमेट्रिकली अपोजिट का मतलब एग्जैक्टली उसके क्या होगा, ऑपोजिट इन डायरेक्शन, ओके। सो ऐसे ही आर एस एक एलिमेंट ले लिया हमने, जैसे ए बी लिया है, ठीक है। इसका भी लेंथ एलिमेंट डीएल कंसीडर किया हमने, इसका भी कोई पॉइंट कंसीडर कर सकते हैं हम, डी इसका मिड पॉइंट कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है। कंसीडर कर लीजिए ये इसका डी मिड पॉइंट है, इसका डी मिड पॉइंट है। ऐसे ही हम यहाँ पर ले सकते हैं, यहाँ पर यदि हम यहाँ पर लेंगे तो उसका डायमेट्रिकली अपोजिट, हर बार डायमेट्रिकली अपोजिट लेंगे। जैसे कि यहाँ पर ये डायमेट्रिकली अपोजिट है, अब डायमेट्रिकली अपोजिट ऐसे भी ले सकते हैं, ठीक है। एक बार ऐसे लेंगे डायमेट्रिकली अपोजिट, एक बार ऐसे लेंगे डायमेट्रिकली अपोजिट, ठीक है। एक बार ऐसे ले लेंगे डायमेट्रिकली अपोजिट, और अब जो ले रहे हैं हम बेसिकली इस टाइप से ले रहे हैं। मींस हर एक पॉइंट के लिए, हर एक पार्ट के लिए हमने उसका डायमेट्रिकली अपोजिट एलिमेंट लिया है, ठीक है, ओके। चार्ज ऑन ए बी, हम इस ए बी एलिमेंट पर जो चार्ज है उसे कैसे निकालेंगे, तो सीधी सी बात है, इस पर जो टोटल चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है वो मल्टीप्लाई इस लेंथ एलिमेंट की जो लेंथ है वो, और डिवाइड कैसे कर देंगे, टोटल चार्ज से, ठीक है। यानी कि हम कह सकते हैं कि इस पार्ट को जो चार्ज मिलेगा वो होगा हमारा, जो थोड़ा सा चार्ज है वो, जो इस पार्ट पर चार्ज आ रहा है वो, ठीक है, सॉरी, जो टोटल चार्ज हमने पूरी की पूरी इसे रिंग को दिया हुआ है वो, और इसकी जो लेंथ है मल्टीप्लाई कर लेंगे, और जो रिंग का सर्कमफ्रेंस है उससे हम डिवाइड कर देंगे। टोटल चार्ज को पूरी की पूरी सर्कमफ्रेंस से डिवाइड करने के बाद जो इसकी लेंथ है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। यानी कहने का मतलब है दिस लेंथ एलिमेंट अपॉन टोटल लेंथ, ठीक है ना, और मल्टीप्लाई बाय जो टोटल चार्ज है, टोटल चार्ज। ऐसे ही कंसीडर कर सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए कंसीडर कीजिए ये हमारा कोई लूप है या सर्कुलर रिंग है, ठीक है। अब इसका मास यदि मैं बोल दूं कि ये ओवरऑल इसका जो सर्कमफ्रेंस है सी, जो है इसका सर्कमफ्रेंस 5 मीटर का है, कंसीडर कीजिए, ठीक है। और मैं ये बोलूं कि ये आयरन का बना हुआ है और इसका जो मास है वो 5 किलोग्राम है, टोटल 5 किलोग्राम इसका मास है, ठीक है। तो आप ये बताइए इसकी 1 मीटर लेंथ पर मास कितना हुआ, मास पर यूनिट लेंथ हो जाएगा हमारा, ठीक है। ये जो टोटल मास है, टोटल मास को इससे डिवाइड कर देंगे तो 5/5 दैट इज 1 किलोग्राम हो जाएगा हमारा, किलोग्राम पर मीटर, यानी कि हर एक मीटर लेंथ पर 1 किलोग्राम मास होगा। सेम प्रोसेस हम यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं। यहाँ पर मास लिया है, यहाँ पर चार्ज आ गया, टोटल चार्ज आ जाएगा हमारा, टोटल चार्ज, ठीक है ना, अपॉन जो टोटल लेंथ है, टोटल लेंथ, ठीक है ना। अब हमें कितने का निकालना था, 1 मीटर लेंथ का निकालना था, तो हमने क्या किया, इसमें 1 की मल्टीप्लाई कर दी, 1 मल्टीप्लाई बाय 5 kg अपॉन 5 मीटर, बिल्कुल सेम वही है। ये थी हमारी 1, क्या थी हमारी लेंथ थी, ठीक है ना। जो लेंथ एलिमेंट है, लेंथ एलिमेंट था हमारा, लेंथ एलिमेंट इनटू, हालांकि ये लेंथ एलिमेंट नहीं कंसीडर किया जाए क्योंकि 1 मीटर बहुत बड़ी डिस्टेंस है, ठीक है। सो सेम सिचुएशन यहाँ पर हो रही है, लेंथ एलिमेंट मल्टीप्लाई बाय टोटल चार्ज, यहाँ पर टोटल मास था हमारा, ठीक है, अपॉन टोटल लेंथ, ठीक है। सो हम कह सकते हैं चार्ज ऑन ए बी इक्वल्स टू टोटल चार्ज ऑन रिंग, जो इस पूरी की पूरी रिंग पर जो टोटल चार्ज है, मल्टीप्लाई बाय लेंथ ऑफ स्मॉल एलिमेंट, छोटा सा जो एलिमेंट है उसकी लेंथ, अपॉन सर्कमफ्रेंस ऑफ रिंग, जो लेंथ टोटल बैटरी थी। तो हम कह सकते हैं चार्ज ऑन ए बी पर वो थोड़ा सा चार्ज होगा हमारा, क्योंकि लेंथ एलिमेंट है, तो जो छोटा सा चार्ज होगा तो हम डी क्यू ले लेते हैं, डी क्यू इक्वल्स टू क्यू, क्यू हमारा टोटल चार्ज था, डिस्ट्रीब्यूट किया गया था पूरी की पूरी उसको लूप को या रिंग को, और लेंथ कितनी स्मॉल एलिमेंट की, दैट इज डीएल, तो डीएल से मल्टीप्लाई कर दिया, और सर्कमफ्रेंस कितना होगा हमको पता होता है, सर्कल का जो सर्कमफ्रेंस होता है वो होता है
यदि किसी सर्कल की रेडियस r है तो उसका जो सरकमफ्रेंस होता है वो होता है 2 पाई r, लेकिन यहाँ पर r नहीं है रेडियस, रेडियस है हमारी a, तो हम यहाँ 2 पाई a लेंगे। बच्चों एक गड़बड़ मत कर देना, यहाँ पर r लिखा हुआ है, कई बार क्या करते हैं वो 2 पाई r ही रहने देते हैं, तो ऐसे मिस्टेक मत कर लेना। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P, इस पॉइंट पर जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू चार्ज एलिमेंट AB के कारण क्या होगा हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमें फाइंड आउट करनी है इस पॉइंट P पर। तो क्या होगा इस टाइप से देखिए आप, ये हमारी बहुत छोटी सी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी DE शो की जा रही है, वेक्टर DE। ओके, अब हम यहाँ पर इसको रिजॉल्व कर सकते हैं टू कंपोनेंट्स में। DE है हमारा, एक तो हो जाएगा इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आ रहा है हमारा जिसके साथ ये थीटा एंगल बन रहा है, ठीक है। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या बैठ रहा है हमारा, इसका DE cos थीटा बैठेगा क्योंकि थीटा एंगल बन रहा है, और ये वर्टिकल अपोजिट है हमारा जो वर्टिकल कंपोनेंट है डाउनवर्ड, दैट इज DE sin थीटा। सिमिलरली हम यदि इस एलिमेंट RS की बात करते हैं, यहाँ से लेकर जाते हैं तो इससे भी DE इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है। अब इसके भी टू कंपोनेंट्स होंगे हमारे, इस DE के टू कंपोनेंट्स होंगे, एक तो ये होगा DE cos थीटा और एक वर्टिकल होगा हमारा वर्टिकली ये हमारा DE sin थीटा होगा इस टाइप से, ठीक है। ये वाला DE cos थीटा और ये वाला हमारा DE sin थीटा, ठीक है। अब ध्यान से देखें, ये DE sin थीटा और ये DE sin थीटा हमारे ऑपोजिट हैं एक दूसरे के, तो ये एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, लेकिन DE sin cos थीटा DE cos थीटा सेम डायरेक्शन में है, सो ये ऐड हो जाएंगे। आगे देखते हैं, ऐसे ही इनसे निकलेंगे, ये हमने इसकी बात की थी, ठीक है। इससे ऐसे फील्ड इंटेंसिटी जाएगी, ऐसे जाएगी, तो उसका वर्टिकल अपोजिट, इसका वर्टिकली डाउनवर्ड, ठीक है ना, ये वर्टिकली अपवर्ड, ये वर्टिकली डाउनवर्ड। सिमिलरली ऐसे होगा हमारा, ठीक है ना, इससे फील्ड इंटेंसिटी ऐसे जाएगी, ठीक है, और इससे फील्ड इंटेंसिटी ऐसे जाएगी। इसका जो रेक्टेंगुलर होगा हमारा अपवर्ड, और एक होगा हमारा एक तो हमारा DE sin थीटा वर्टिकली अपवर्ड होगा, और जो DE cos थीटा होगा वो हमारा होगा हॉरिजॉन्टली। सिमिलरली इससे होगा वर्टिकली डाउनवर्ड DE sin थीटा और DE cos थीटा ऑन द x एक्सिस, यदि हम इसे x एक्सिस कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है। यदि ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है, मींस यदि ये y एक्सिस कंसीडर कर लें, x एक्सिस कंसीडर कर लें, तो सारे के सारे जो होंगे हमारे ये DE sin थीटा एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, क्योंकि ये इस टाइम अपोजिट है, फिर ऐसे 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 होते रहेंगे, तो अपोजिट रहेंगे एक दूसरे के, हमेशा अपोजिट रहेंगे, ठीक है। लेकिन ये वाले सारे के सारे ऐड अप हो जाएंगे, ठीक है। सो मैंने थोड़ा आगे का बता दिया है, देखते हैं DE इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P ड्यू टू चार्ज एलिमेंट AB। तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर DE इक्वल्स टू 1/4π0, हमको पता होता है चार्ज अपॉन डिस्टेंस स्क्वायर। चार्ज कितना है लेंथ एलिमेंट AB पर, दैट इज हमने यहाँ से निकाला था, बाद में लिख लेंगे, चलो DQ लिख लेते हैं अभी, तो DQ, और जो डिस्टेंस है लेंथ एलिमेंट AB की पॉइंट P से, वो कितनी है हमारी दिस, ठीक है। अब ये कितनी है इसे समझते हैं। ये हमारा एक राइट एंगल ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल में यदि हम बात करते हैं तो क्या आएगा, ये हाइपोटेन्यूस है, ये हमारा बेस है, और ये हमारा परपेंडिकुलर है, क्योंकि एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर हो गया हमारा। सो परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर का अंडर रूट, दैट इज a स्क्वायर प्लस r स्क्वायर का अंडर रूट, या r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर कह सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं आप इजीली, ठीक है। सो यहाँ पर हो जाएगा CP स्क्वायर, CP की वैल्यू कितनी है हमारी, C से P तक की है हमारी, अंडर द रूट r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। वेक्टर DE को रिजॉल्व किया जाता है टू रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में, मैं अभी बता रहा था आपको कि एक DE cos थीटा होगा, एक DE sin थीटा होगा। सिमिलरली इधर से निकालेंगे तो DE cos थीटा DE sin थीटा, ठीक है। तो ये बात क्लियर है आप लोगों को, बहुत अच्छी बात है। सो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर टू कंपोनेंट्स होंगे वेक्टर DE के, एक तो DE cos थीटा दैट इज एक्सियल कंपोनेंट, और दूसरा होगा DE sin थीटा जो कि परपेंडिकुलर कंपोनेंट है। अब परपेंडिकुलर कंपोनेंट हमारे इक्वल भी है एक दूसरे के, ये वाला एक दूसरे के इक्वल भी है और ऑपोजिट भी है। जब दोनों के दोनों इक्वल भी होंगे ऑपोजिट भी होंगे तो क्या करेंगे, वो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, नलीफाई कर देंगे। जैसा कि मान लीजिए 5 न्यूटन का फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, 5 न्यूटन का डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, तो यदि कोई ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट में 5 न्यूटन का अपवर्ड फोर्स लग रहा है, 5 न्यूटन का डाउनवर्ड फोर्स लग रहा है, तो आप मुझे ये बताइए इसमें मोशन किधर होगी। ऑब्वियसली इक्विलिब्रियम की पोजीशन होगी, और इक्विलिब्रियम में उसमें कोई मोशन नहीं होगी, ठीक है। सो सिंपली बिल्कुल ऐसे ही हम कंसीडर कर सकते हैं कि यहाँ ये इक्विलिब्रियम की कंडीशन है, और DE sin थीटा DE sin थीटा को एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, ठीक है। सो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी केवल इनको ऐड करने से मिल जाएगी हमें, दैट इज DE cos थीटा।
So hence the resultant electric field intensity at point P is given by magnitude of electric field intensity equals to integration dE cos थीटा, लिमिट होगी 0 to 2 पाई है, यहाँ से कंसीडर कीजिए, यहाँ से यहाँ तक जो होगा हमारा, जो लोअर लिमिट कंसीडर की जाएगी दैट इज 0, और जो अपर लिमिट कंसीडर की जाएगी वो होगी हमारी इसका ओवरऑल सर्कमफ्रेंस दैट इज 2 पाई ए, ठीक है, dE cos थीटा। इस फिगर से हमको दिख रहा है यदि हम ट्रायंगल COT ले लें तो यहाँ से मिलेगा ये हमारा परपेंडिकुलर, क्योंकि एंगल के सामने वाला ये बेस है हमारा और ये हाइपोटेनस है, और हमको पता है परपेंडिकुलर A है, बेस R है और हाइपोटेनस अंडर द रूट R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर है। तो cos थीटा क्या होता है हमारा? cos थीटा होता है हमारा बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस कितना हमारा दैट इज R, ये हमने यहाँ रख दिया, और हाइपोटेनस कितना है अंडर द रूट R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, तो हमने वो वाली वैल्यू यहाँ पर रख दी। सो cos थीटा की वैल्यू आती है हमारी R अपॉन अंडर रूट R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। अब यहां से हम देख रहे हैं DE की वैल्यू जब आप पहले देखोगे, पीछे थोड़ा सा इसी वीडियो में पीछे थोड़ा सा करके देखेंगे तो आपको पता चलेगा DE की जो वैल्यू है वो है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट dQ अपॉन CP स्क्वायर, ठीक है। इतनी जो वैल्यू है ये हमारी DE की वैल्यू है, इस DE की वैल्यू है, ठीक है। cos थीटा की कितनी वैल्यू है? ये भी हमारी R अपॉन अंडर रूट R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, तो ये cos थीटा की वैल्यू होगी। अब यहाँ से हमको पता DE इंटू cos थीटा, तो DE cos थीटा, तो DE की वैल्यू रख दी हमने और cos थीटा की वैल्यू रख दी। अब यहाँ पर क्या है 1/4 पाई एप्सिलॉन कांस्टेंट बाहर लिख लो, बाहर ले लेंगे इंटीग्रेशन से, बाकी और भी निकलेंगे अभी कांस्टेंट, लेकिन अभी प्रेजेंटली हम इसे ही ले रहे हैं। 1/4 पाई एप्सिलॉन कांस्टेंट बाहर लिख लिया, इंटीग्रल 0 to 2 पाई है, लिमिट 0 to 2 पाई है dQ अपॉन ये रह जाएगा हमारा, ये तो बाहर ही आ गया हमारा, इतना हमारा पार्ट तो हमारा बाहर ही आ गया, बचा क्या हमारा dQ अपॉन CP स्क्वायर। अब CP कितना है हमारा? C से P तक की जो डिस्टेंस है दैट इज अंडर रूट R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, तो अंडर रूट R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, लेकिन यहाँ होल स्क्वायर दिया है तो हमने स्क्वायर कर दिया, इनटू R अपॉन अंडर रूट R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। अब फिर वही बात आती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, लिमिट 0 to 2 पाई है, दैट इज R हमने पहले लिख दिया, ये dQ को बाद में लिख दिया, R dQ तो हमारा कंप्लीट हो गया। अब ये R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर अंडर रूट होल स्क्वायर है, अंडर रूट R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर होल स्क्वायर, तो स्क्वायर से रूट कैंसिल होकर R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर आ जाएगा और अंडर द रूट R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर होगा। सो यहाँ पर हम इसे कह सकते हैं, आपने पढ़ा है यदि ये हमारा पूरा पूरा इसे x कंसीडर कर लें, इसे x कंसीडर कर लें, x इक्वल्स टू R, सॉरी इसको नहीं, यदि हम इसको x कंसीडर कर लेते हैं, x इक्वल्स टू अंडर रूट R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा हमारा x स्क्वायर, क्या हो जाएगा हमारा, दोनों साइड स्क्वायर कर दो, क्या हो जाएगा हमारा R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। सो ये हो जाएगा हमारा x स्क्वायर इंटू एक्स दैट इज x पावर 3, ठीक है, यही तो हो जाएगा हमारा। अच्छा, ये हमने x को कंसीडर किया था ये, ठीक है, तो इसे हम यदि इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ पर इसे ऐसे ना समझ कर आप ऐसे समझ सकते हैं, ज्यादा इजी रहेगा आपको। ये हमारा ऐसे लिखा हुआ था, यहां से देखते हैं अंडर रूट R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, होल स्क्वायर है तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं अंडर रूट R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, और ये वाला भी अंडर रूट R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, तीनों का मल्टीप्लाई है। यदि इसे हम x कंसीडर कर लें, अंडर रूट R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर को x कंसीडर कर ले, तो ये हो जाएगा हमारा x इंटू एक्स दैट इज x पावर 3, ठीक है। बात समझ में आ रही नहीं आ रही? क्लियर? तो हम इसे यहाँ पर लिख सकते हैं, इस टाइप से लिखा जा सकता है, तो हम इसे लिख सकते हैं अंडर रूट R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर पावर 3, राइट, और इसका मतलब हो गया R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर पावर 1/2 और पावर 3 दैट इज R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर पावर 3/2, ये वाली वैल्यू होगी हमारी, जो हमने यहाँ लिख देंगे, यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है। यहाँ से भी कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, क्योंकि यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा दैट इज एक्स स्क्वायर, और ये x तो हमारा x क्यूब होगा, फिर वही सिचुएशन आती है हमारी अंडर रूट R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर क्यूब हो गया हमारा, अंडर रूट R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर को लिख सकते हैं R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर पावर 1/2 पावर 3,
और 3 बन जाए 3/2, दैट इज 3/2। सो ये हमारा हो गया r इंटू डी क्यू यहाँ पर आ गया, और ये हो गया हमारा r स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर पावर 3/2। सो डियर स्टूडेंट्स, ठीक है, अब हम क्या करते हैं, 1/4 आर अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर पावर 3/2, ये सारे के सारे टर्म को हम बाहर लिख लेते हैं, ये सारे के सारे टर्म को हम बाहर लिख लेते हैं कांस्टेंट टर्म में, इंटीग्रेशन से बाहर, यहाँ रह जाएगा इंटीग्रल डी क्यू और लिमिट 0 to 2 पाई, ठीक है। अब ध्यान से देखें हम इसी वीडियो में पीछे जो आप देखेंगे तो वहां पर आपको मिलेगा स्टार्टिंग में डी क्यू, जब मैं आपको लेंथ एलिमेंट की बात बता रहा था, लेंथ एलिमेंट के साथ साथ चार्ज भी बताया था, मैंने आपको मास का एग्जांपल दिया था कि यदि 5 किलोग्राम कोई रिंग है, 5 किलोग्राम 5 मीटर उसका सरकमफ्रेंस है और उसका जो मास है वो 5 किलोग्राम है, तो 1 मीटर की लेंथ कितनी होगी। उसी टाइम मैंने यहाँ पर आपको लिखा था दैट इज डी क्यू इक्वल्स टू क्यू इंटू डी एल अपॉन 2 पाई, तो वो वाली वैल्यू हम यहाँ पर सब्सटीट्यूट कर रहे हैं। सो दैट इज इक्वल्स टू, क्या हम लिख सकते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर पावर 3/2, ये सारा का सारा लिख दिया, इंटू डी क्यू की वैल्यू क्या है, क्यू इंटू डी एल अपॉन 2 पाई ए लिमिट 0 से 2 पाई ए, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, ये डी एल हमारा है, ये कांस्टेंट हो जाएगा, बाकी ये क्यू अपॉन 2 पाई हमारा कांस्टेंट, ऐसे भी बाहर लिख लेते हैं, दैट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर पावर 3/2 इंटू 2 पाई ए, ठीक है, और लिमिट 0 to 2 पाई ए दैट इज डी एल, ओके। यहाँ के बाद क्या होगा हमारा, दैट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर पावर 3/2 इंटू 2 पाई ए, ये क्या होगा, इंटीग्रल हमको पता होता है इंटीग्रल dx क्या होता है, x होता है, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं दैट इज l हो गया हमारा, और लोअर लिमिट होगी 0, अपर लिमिट होगी 2 पाई ए। कोई डाउट? यहाँ पर हो जाएगी मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन बाय इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर पावर 3/2 इंटू 2 पाई ए, और ये हो जाएगा, पहले हम अपर लिमिट लिखेंगे इसके प्लेस पर, फिर माइनस करके लोअर लिमिट लिखेंगे, दैट इज 2 पाई ए माइनस 0, that is 1/4 pi epsilon naught into r cube upon r square plus a square power 3/2 into 2 pi a into 2 pi a से जो हो जाएगा तो 2 pi a, इस 2 pi a से 2 pi a कैंसिल हो जाएगा, that is 1/4 pi epsilon naught into r upon r square plus a square power 3/2 into q, that is magnitude of electric field. So this will be the electric field, okay। अब हम क्या कर सकते हैं, हम कर सकते हैं कि यहाँ पर दो केस क्रिएट हो सकते हैं, कैसे, स्पेशल केस ले सकते हैं हम, केस फर्स्ट। केस फर्स्ट क्या कह रहा है हमारा कि यदि ऑब्जर्वेशन पॉइंट यहां सेंटर पर होता तो आर की तो वैल्यू 0 हो जाती, व्हेन पॉइंट P लाइज एट सेंटर,
तो पुट, ये हमारा एक हेडिंग हो गया हमारा इसका, पुट r इक्वल्स टू 0, इसे इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए। इन इक्वेशन फर्स्ट magnitude of vector is given by 1 by 4 pi epsilon naught into 0 upon r 0 का स्क्वायर प्लस a स्क्वायर पावर 3 अपॉन 2 इंटू क्यू। ध्यान से देखो बेटा, ये 0 की मल्टीप्लाई हो रही है, ये जो भी एक्सप्रेशन है उसको छोड़ दो आप, यहाँ देखो 0 की मल्टीप्लाई, न्यूमरेटर 0 है किसी चीज़ का तो डेफिनेटली वो वैल्यू 0 होगी। आप चाहे फर्दरली सॉल्व करके भी इसकी वैल्यू 0 ही आएगी। यदि आप इसे फर्दर सॉल्व करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, वैल्यू 0 ही आएगी, वरना आप समझ सकते हैं यदि किसी का न्यूमरेटर 0 है तो वो वैल्यू हमेशा ही 0 होगी। यदि कोई न्यूमरेटर 0 है, डिनोमिनेटर कुछ भी है एक्सेप्ट 0 और इन्फिनिटी, इन दोनों को छोड़कर यदि डिनोमिनेटर कुछ भी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। यदि न्यूमरेटर 0 है तो डेफिनेटली वो वैल्यू 0 ही होगी। हाँ, यदि डिनोमिनेटर 0 है और इन्फिनिटी है तो फिर इट कैन नॉट बी से कि क्या प्रॉपर्ली हो सकता है। इन्फिनिटी में तो खैर वही 0 आ जाएगा, 0 नहीं होना चाहिए, मतलब डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। इन्फिनिटी है तो फिर तो 0 हो जाएगा, यानी कि न्यूमरेटर 0 है, ये पॉसिबल नहीं है बताना। ये तो इन्फिनिटी तो वही हो जाएगा, 0 ही हो जाएगा, और 0 अपॉन एनीथिंग तो 0 ही होगा, ये भी 0 होगा, ये भी 0 होगा, बट इसे अभी तक कोई डिटरमाइन नहीं कर पाया, इंडेटरमिनेट फॉर्म्स में रखा जाता है ये, ठीक है। यू कैन चेक आउट इट ऑन विकिपीडिया। सो केस सेकंड केस क्या कहता है हमारा, व्हेन पॉइंट P is extremely far from center of या फिर हम कह सकते हैं that is r is much greater than that of A। in that case what will be happen, तो implies हम क्या कह सकते हैं, r स्क्वायर सॉरी ए स्क्वायर को हम इग्नोर कर सकते हैं क्योंकि आर बहुत बड़ा है ए से, तो जाहिर सी बात है क्या होगा हमारा, ए भी 0 ही हो जाएगा हमारा, ए को लगभग 0 की ओर टेंड कर जाएगा। सो ए स्क्वायर कैन बी इग्नोर्ड। तो यहां से हमें क्या आएगा, पुट ए स्क्वायर इक्वल 0 इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में तो मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन बाय 1 by 4 pi epsilon naught into r upon r स्क्वायर प्लस 0 इंटू क्यू, और स्क्वायर से r कैंसिल हो जाए। चलिए नेक्स्ट स्टेप में कर लेते हैं क्योंकि यहाँ प्लस लग रहा है, ठीक है। यहाँ पर हम कह सकते हैं दैट इज 1 by 4 pi epsilon naught into r upon r square into q, r से स्क्वायर कैंसिल, दैट इज 1 by 4 pi epsilon naught q by r। सो ये एक्सप्रेशन बिल्कुल ऐसा ही है जैसा कि हमारा पॉइंट चार्ज के कारण होता है, ठीक है। सो वी कैन से हेंस अ सर्कुलर लूप, यहाँ तक आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। Hence a circular loop of charge behaves as a point charge when the observation point is far from the center of loop, extremely far।
from the center of. Thank you. Have a nice day.